अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत चौधरी परवेज इलाही के गुजरात वाले घर में पुलिस का छापा और मुख्तलिफ बयान भी सामने आ रहे हैं। परवेज इलाही ने भी इस बात को कंडेम किया, उनके साथी भी कर रहे हैं कि जी सियासी इंतकाम है, विक्टिमाइजेशन है। और ये भी हमने देखना है कि अगर जो हुकूमत का वर्जन है उसमें कहा गया जी वजाहत हुसैन वहां छुपे हुए थे, वो मतलूब थे, कानून को वहां पे मौजूद थे, तो इसलिए छापा मारा गया। ये सारी बात का हम तजिया करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि असल वाकयात क्या है। दूसरा, IMF का चूंकि आजकल हमारे साथ एक इजलास जारी है और उसमें जिक्र हो रहा है, अब उन्होंने नया एक जो मुतालबा आया है, वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि बेशुमार जो मुतालबा थे आपके, उस पर हम थोड़ा सा हमें वक्त दें उसकी अमल दरामद के लिए। तो ज़ाहिर शराइत तो बड़ी सख्त हैं, कौम के लिए वो एक बुरी खबर है वो जो शराइत है। तो इसमें वहां से कहा गया जी 4100 अरब के जो गर्दिशी कर्जे हैं, ये वाकई बहुत बड़ा इशू है जिसको सर्कुलर डेट भी कहा जाता है, जिसमें कैपेसिटी पेमेंट जो होती हैं इन IPPs की या पावर प्रोड्यूसर्स की, वो एक बड़ी हमारे मैशत में एक बाकायदा एक नासूर की सी हैसियत रखती है। उस पर बात करेंगे, वो गलत थी सही थी इसका भी तजिया करेंगे। और कल मियांवाली में फिर एक पुलिस सेंटर पे या कोई धमाका हुआ और हमला हुआ, लेकिन पुलिस क्विक रिस्पांस दिखाई पुलिस ने और उसको बाकायदा वार्ड ऑफ कर दिया गया। खैर ये भी अच्छी खबर है लोगों के लिए। और एक और ये है कि सब भांडे भूंडे बेच के इमरान खान जमान पार्क से लाहौर को सुख देते हुए फैसला किया उन्होंने बनी गाला जाने का। पता नहीं सुख देना चाहते हैं या खुद ही वहां जाना चाहते हैं, वो महफूज पनाहगाह समझते हैं जहां पे किसी का कोई हमला नहीं हो सकता, शायद ताबकारी कोई असरात नहीं वहां होते। तो इस पे हम बात करेंगे। जनाब पाशा साहब जी, पाशा साहब, चौधरी परवेज इलाही के घर पे छापा, ये वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या जिस तरह हुकूमत कह रही है कि वजाहत हुसैन, हालांकि वजाहत हुसैन ने तो बेल भी कराई है गालिबन, शायद वो बेल मेरे हाल खत्म हो गई है। अच्छा मियां साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ जो वाकयात को जिस अंदाज में पेश किया जाता है जी, वो शायद ट्रू पर्सपेक्टिव में नहीं होते। ये एक बड़ा वतीरा बन गया। सही कह रहे हैं आपने बड़ी अच्छी बात की, तो लोग ये सुनना चाहते हैं। आपने जैसे बताया, जैसे ये रिपोर्ट हुआ है वाकया, उससे तो यही लगता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है बज़ाहिर। क्यों भला कि चौधरी वजाहत साहब को अगर गिरफ्तार करना था तो चौधरी परवेज इलाही के घर में जाने की क्या जरूरत है। तो ये अपेरेंटली तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सियासी इंतकाम का। लेकिन मैं आपको कुछ मुद्दत पीछे लेके जाना चाहता हूं कि जब वजीर आजम पाकिस्तान की एक पब्लिक गैदरिंग में सेंचोरस के जो मालिक थे, जी तनवीर साहब जो आजाद कश्मीर है, उन्होंने कुछ बदतमीजी शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और गालिब बाहर के अमेरिका के सफीर भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो अदाब महफिल थे उसको बालाए ताक रखते हुए कुछ बात करने की कोशिश की, और उसके अगले दिन, यानी ये तो उनके अपने मनसब के भी खिलाफ है इस अंदाज में एक वजीर आजम दूसरे वजीर आजम। लेकिन क्योंकि वो जो सरदार तनवीर साहब हैं वो साबित करना चाहते थे कि मैं बड़ा वफादार हूं दूसरे और वैसे उस धड़े का तो वतीरा यही है, उनका तरीकेकार, उनका अदाब महफिल यही है जिस तरह उन्होंने किया था, वफादारी के लिए दूसरे को रिडिक्यूल करना। तो अगले दिन CDA ने छापा मार के तो उनके प्लाजे को सील कर दिया। अच्छा, अब ये तो शेख रशीद साहब का भी पीछे हुआ ना। मैं बताता हूं आपको। अब जाहिर ये हुआ बज़ाहिर उससे कि जैसे इस बदतमीजी की सजा देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने उनको सबक सिखाने के लिए ये कुछ किया है। तो अपीयर ऐसा ही हुआ, रिपोर्टिंग ऐसे ही हुई, लेकिन ये रिपोर्टिंग नाक़िस थी। फिर वो CDA ने इस बात की और मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस बात को क्लियर किया कि ये दो वाकयात
अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सीडीए जो है एक अरसे से प्रोसीडिंग कर रही थी इनके खिलाफ, तो वो नजायज तजावजात का तामीरात होंगी, तामीरात था। और ये जो छापा ये जो गिराने का है, इनका नोटिस ऑलरेडी इनको कुछ दिन पहले दिया जा चुका था, तो उस तकरीरों से पहले ही कि अगर आपने ये तजावजात खुद ना हटाई तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। तो ये उसके मुताबिक हुआ है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है कि ये वाकया के फौरन बाद वो ऐसा हो गया। लेकिन प्रेरलाई के केस में तो मैं आ रहा हूं उधर ही आ रहा हूं। अब शेख रशीद साहब का आपने बयान किया, हवेली सील हुई पहले, फिर डी सील हो गई। ठीक है, शेख रशीद साहब का जो स्टाइल रहा है जिसमें वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, बढ़ के मारने का स्टाइल जो उनका था, शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने का स्टाइल जो उनका था, और फिर वो हुकूमत गिरने की पेशन गोइयां जिस अंदाज में करते थे, ये तमाम उनके जो वतीरे थे वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। अब उनको उनकी पेशन गोइयों को सीरियस नहीं लिया जाता है। तो उन्होंने जो नजायज कब्जा किया हुआ था उनके और उनके भाई ने लाल हवेली के साथ बहुत सारी जो मतरूका वक्फ इमलाक की जो इमलाक थी उनको एनक्रोचमेंट करके लाल हवेली में उन्होंने शामिल कर लिया था। और वो एक अरसे से लाल हवेली नहीं है, लाल हवेली का कुछ हिस्सा और वो मुकदमात उसमें लाल कोई चीज है बस वो लाल हवेली हुआ था ना, लालो लाल है तो वो जो मतरूका वक्फ इमलाक वाले हैं वो उनके उसको वागुजार करने के लिए वो हरकत में आए थे और ये अदालत में गए थे। तो अदालत में भी ये जीत नहीं सके, तो उसके नतीजे में वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड भी कहते हैं जी, उन्होंने वहां पर इनके घर पे आके तो वो जो इमलाक एनक्रोचमेंट में आती थी जो सील कर दिया, उनको सील कर दिया। और शेख रशीद साहब जो हैं वो बढ़ के मारते हुए वो कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, लेकिन कहते हैं कि अदालत ने शायद डी सील करने का हुक्म दे दिया था बाद। नहीं ऐसा कोई नहीं, वो झूठ बोला है उन्होंने एक ताला तोड़ा है। अच्छा, खुद ही। अच्छा, और वो ताला वो है जो खुद ही उन्होंने लगाया था, वो सील नहीं किया गया। अच्छा, वो कानून की जुबान में से कहते हैं कुफल शिकनी, कुफल शिकनी। ये कुफल शिकनी नजायज कुफल शिकनी नहीं, उन्होंने नहीं की। और कबाड़ शिकनी। अच्छा, कुफल शिकनी नहीं की इन्होंने नहीं की, शेख रशीद ने नहीं की। अच्छा, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि मैं बहुत बड़ा फंडे खान हूं। अच्छा, और देखो ये वो ताले लगा के गए, मैंने एक ताला तोड़ दिया। तो बुनियादी तौर पे वो ताला खुद ही उन्होंने लगाया था। अच्छा, और खुद ही तोड़ के अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए उन्होंने कहा देखिए मैं तोड़ देता जी, उन्होंने जो लगाया था, देखे मेरी कितनी ताकत है। तो ये उन्होंने लालो लाल जो अब हम आते हैं ये प्रेरलाई साहब की तरफ। अच्छा, मैं मात्र जा रहा हूँ, एक कुछ मुबैना बात करूंगा। एक धूम है बड़ी जी ना, चौधरीयों का गुजरात में एक नत हाउस है, तो उसमें पता नहीं सैकड़ों या बीसियों की तादाद में क्रिमिनल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, ये मुबैना एक इल्जाम है और ये जुबान सत्याम है गुजरात में भी और गिरदोनवा में। अच्छा, बात ये है कि मियां साहब चौधरी फैमिली, चौधरी बरादरान एक अरसे से किसी न किसी तरीके से इख्तिदार में रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का दौरे इख्तिदार हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, मुशर्रफ का हो, जिया का हो, ये उसमें शामिल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी सेंचुरीज बना ली हैं, ऐसी पॉकेट्स बना ली हैं जो मतलब जिन पर एंटर होते हुए सरकार जो है सरकार सोचती है। तो अब ये और नॉर्थ हाउस उनमें ही शामिल एक इलाका है, डेरा है। इदारा नहीं कह सकते, इदारा नहीं, डेरा है। मैं इदारा ना कह देना, डेरा है। तो अब क्योंकि शायद पहली मर्तबा जी चौधरी बरादरान जो हैं वो हिले हैं, शेख हुए हैं। अच्छा, और खानदान भी में इंटेंशन भी यही था शायद इधर से शायद जी। तो पहली मर्तबा ये खानदान तकसीम हुआ है और ये तकसीम वर्टिकल हुई है। अच्छा, ऊपर से नीचे तक, यानी मुकम्मल तौर पे दो टुकड़े हो गया ये खानदान। जैसे शुजात एक ग्रुप के धड़के हो गए, एक ग्रुप के हो गए। अच्छा, परवेज साहब ऐसे बड़े हैं सुना उम्र में,
उम्र में बड़े हैं लेकिन देखने रिश्ते में छोटे वो हैं। बड़े हैं। हाँ, रिश्ते में वो बड़े हैं। रिश्ते में शुजात साहब बड़े हैं। और पार्टी जो है, हम्म। ये जो सियासी मकाम चौधरी परवेज लाई को मिला है, ये तो शुजात के वालिद जहूर लाई साहब की, जहूर लाई साहब की, सारा उन्हीं की काबिशें, उनकी उसका ये समर है, ये समर है, उनकी ये मिरास है। मिरास है। और ये चौधरी शुजात साहब की ये दरिया दिली थी, उनका फराख दिली थी कि फराख। उन्होंने तमाम जगहों पे चौधरी परवेज लाई को आगे रखा और वो यही समझते रहे कि ये मैं ही हूं। लेकिन अब जो चौधरी परवेज लाई साहब का जो रवैया सामने हमारे आया कि पहले तो उन्होंने कमिटमेंट करके, पहले तो उन्होंने पीडीएम के साथ की, पीडीएम, फिर और रातों रात वो चेंज हो गए, तक बांटी गई थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपना ग्रुप बनाया पंजाब असेंबली के अंदर, यानी काफ लीग की जो मरकजी शूरा है या उससे मुखालफत करते, बगावत करते हुए, उसके बाद उन्होंने बगावत करते हुए पार्टी पर ही कब्जा करने की कोशिश की, जो कि वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं उसमें, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है और शुजात साहब के हक में आ गया। उनकी सदारत बरकरार है और पार्टी उन्हीं की है। काफ लीग पार्टी शुजात साहब के नाम रजिस्टर्ड है और वो उन्हीं की है। अब ये बहुत बड़ी शिकस्त इनको हुई है। और अब ये मुझे लगता है कि चौधरी वजाहत साहब को किसी मुकदमे में पकड़ने के लिए उन्होंने जो छापा मारा है उससे, और ये होता है मियां साहब, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा छुप भी जाते हैं अपने भाइयों को। पुलिस जब मुखबरी करती है तो फिर वो छुपी हुई जगह पर भी छापा मारा जाता है। मैं खुद कई केसेस में रहा हूं मादी में, और मेरे एक सेक्शन 211 होता है कानून में, आप ठीक है, तो उसके तहत पीबीसी में, जी, पाकिस्तान ताज़ीरात में, उसमें मेरे अजीजों को भी पकड़ लिया था, दूसरी जगह पे छापा मार गया, आपके घर छुपे हुए, ठीक है। तो ये छापा पुलिस ने उस तरह मारा है, और ये कोइंसिडेंस हो गया है कि इधर चौधरी परवेज लाई साहब खानदान से अलग हुए, इधर चौधरी परवेज लाई साहब की पार्टी पर कब्जा करने की जो एफर्ट है वो नाकाम हुई, उधर ये छापा लग गया। तो ये लग रहा है ऐसे ही जैसे मैंने शेख रशीद साहब का आपको बताया, जैसे मैंने आपको वो तनवीर इलियास साहब का बताया, तो मुझे लगता है कि ये वैसा ही कोइंसिडेंस है, ठीक है, वरना ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। अच्छा, अब ये आईएमएफ जो साहिबा हैं या साहिब हैं, क्या कहेंगे, मुज़क्कर है मुन्नस है लेकिन ताकत के लिहाज से तो मुज़क्कर है, बेपनाह मुज़क्कर है। तो बहरहाल वो इतना हावी है हम पे। आपने बड़ी अच्छी बात कल के प्रोग्राम में कही थी कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा, इसमें तो कोई शाबा है ही नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला खैर करे, चलो बहरहाल हमने गलतियां तो बहुत कर दी। अब वो कह रहे हैं जी 4100 अरब का जो गर्दिशी कर्जा है, वो हमें तो कई लोग कह रहे थे जी कैपेसिटी पेमेंट का, आपने पावर प्रोड्यूसर्स को कह दिया हुआ है कि जी ये जनरेट करें ना करें बिजली, आपको हम कैपेसिटी पेमेंट करते रहेंगे, तो तभी जाके वो गर्दिशी कर्जा यहाँ आ गया। तो आपने इस पे तो बड़ी स्टडी की है, ये बताएं लोगों को ताकि पता चले ये असल हकायक हैं क्या, कि ये इसको मैनेज कैसे करें। पहली बात है तो अजाब ही है। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ हमारे सर पर सवार है, ठीक है, हम आईएमएफ के चुंगल से फिलहाल निकल नहीं पा रहे, ना निकलेंगे, एकदम नहीं निकलेंगे। आईएमएफ के साथ रहना हमारी मजबूरी है, पहली बात ये। दूसरी बात, आईएमएफ की जो शराइत हैं वो जानलेवा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तीसरी बात जो आपको कहने लगा हूं वो जरा गौर से सुनिएगा कि आईएमएफ जो कह रहा है वो कह भी सही रहा है। अच्छा जनाब, कैसे? अच्छा, देखें मियां साहब, हमारी यानी बात सच है लेकिन बात है रसवाई की, यानी बात सच्ची है। देखें, बात यह है कि एसईओ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हमारी हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए के करीब नुकसान करती, ले जाती है हमसे पैसा, यानी वो इदारे 1000 अरब, ये वो इदारे हैं, बीमार यूनिट, ये वो इदारे हैं जिनको हुकूमत ने कायम किया था कि डेड हॉर्स बने कि कमाई करके देंगे। ये इदारे वो थे जैसे पीआईए, रेलवे, पाकिस्तान स्टील और इस तरह के इदारे। बड़ी फिगर आप बता रहे हैं, 1000 1000 अरब रुपए का घाटा ये करते हैं।
जी। तो इस पर मियां साहब हमको की बात लंबी है जी तो हम एक शॉर्ट ब्रेक ना ले लें। ठीक है। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपके साथ गुफ्तगू जो है ये जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलूचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सरबुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बात इंतहाई खुशी और मुसर्रत की है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल्स की दुनिया में स्पेशल टीवी के नाम से एक ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। और अपने नाम के मिस्दाक स्पेशल टीवी से हम तवक्को रखते हैं कि वो इस मुल्क की माशरत, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सियासत के ऊपर भी अपने एक अलग और अनोखे अंदाज से आइंदा कंट्रीब्यूट करेगा। और मैं समझता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमारा कौम जो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है उसको ख़त्म किया जाए और मुआशरे के अंदर जो फैली हुई बुराइयां हैं उन बुराइयों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दी जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी नशरियात के जरिए इन मकासद को अपने पेश नज़र रखेगा। मेरी दुआ है कि ये टीवी जल्द अज जल्द इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अपना एक ज़बरदस्त मुकाम बनाए। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत हैं। अच्छा, अब स्टेट फूड एंटरप्राइजेज जो रियासत के जेर इंतजाम इदारे चलते रहे, स्टील मिल हुई, रेलवे है, PIA है, ये बड़े बड़े सफेद हाथी जो आप कह रहे हैं कि 1000 अरब का 1000 अरब का ये खसारा सालाना करते हैं, वो तो आपकी मैशत जाए कहाँ जाएगी? और ये वो इदारे हैं जिनको कमाई के लिए और माजी में करते रहे हैं। मुआवजा देखें, हमें $1 अरब सालाना प्रॉफिट नेशनल एक्सचेकर में देता था। $1 अरब सालाना PTCL हमें देता था। हम PTCL बड़ा कामयाब था, ठीक है, 1 अरब भी नहीं कामयाब। नहीं, अब तो वो हमने वो कर दिया, तो निजकारी हो गई ना। अब तो वो उस पर हमारा इख्तियार बड़ा महदूद है। तो ये इदारे PIA हमें मुनाफा दिया करता था, PIA भी मुनाफा दिया करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेलवे शायद कभी भी मुनाफा नहीं, रेलवे ने कभी भी नहीं दिया। जी। लेकिन वो कम से कम खसारा तो नहीं देता था ना। ये नहीं कि जिस तरह हर अरबों का अच्छा, अब गर्दिशी कर्जा क्या है ये नाजरीन को समझाना। ये बड़ी जरूरी चीज। गर्दिशी कर्जा ये होता है नाजरीन कि एक यूनिट बिजली पैदा करने पे जो खर्चा आया है, वो लागत आई है, वो ₹1 आता है, मिसाल है, ठीक है। उसको बेचकर हमें 75 पैसे मिलते हैं। 25 पैसे का खसारा हो गया, ठीक है। 25 पैसे खसारा हो गया ना, ठीक है, कि हमें उसकी लागत जो है वो रिकवर नहीं हुई। लागत रिकवर, और लागत में तमाम अखराजात शामिल होते हैं, सिर्फ पैदावारी अखराजात नहीं है, उसकी मेंटेनेंस, ऑपरेशनल कॉस्ट, सारी कॉस्ट जो है, ठीक है। तो ये 25 पैसे खसारा हो गया, हमने ये वसूल नहीं किया, तो चुआनियां इतनी हो गई, तो हमें साल के बाद पता चला कि जनाब ये खसारा जो है ₹1 लाख हो गया है।
चुहानियां जमा हो के हाँ ये घाटा जो है ये 1 लाख रुपया हो गया, हमने वो रिकवर नहीं किया। अगले साल जो है ये जो लागत जो है ये 2 रुपए हो जाती है, हम कीमत बढ़ाते हैं तो वो 1.5 रुपए में हम बेचते हैं, तो ये खजारा 50 पैसे का 50 पैसे खजारा भी डबल हो गया। कीमत डबल होने के साथ हमने क्योंकि रिकवर नहीं किया, ठीक। तो ये इस तरह ये खसारा जो है जमा होते होते ये इस मकाम तक पहुंच गया है कि वो 400 अरब रुपए 800 अरब रुपए तक पहुंच गया है। यही खसारा जो है ये गैस में है, गैस सेक्टर में है, बिजली में, गैस में। यही खसारा बहुत सारे और इदारों में बढ़ते बढ़ते ये खसारा इस मकाम तक पहुंच गया है कि अब इसको सहारना और इस खसारे को पूरा करने गवर्नमेंट कैसे करती है कि बिजली का एक यूनिट जो है वो 2 रुपए में कॉस्ट कर रहा है, 1.5 रुपए गवर्नमेंट उससे वसूल करती है सारिफ से, और 50 रुपए की वो सब्सिडी डालती है, सब्सिडी देती है। तो ये IMF कह रहा है भाई ये सब्सिडी बंद करें, सब्सिडी बंद करें और जो सार्फिन से रिकवर करें, सब्सिडी बंद करें ताकि आइंदा खसारा ना हो, और ये जो गर्दिशी कर्जा है इसको खत्म करने के लिए टैक्स लगा के इसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो ये मुतालबा जो है IMF का ये ला रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि जो भी हम चीज मुहैया कर रहे हैं अगर वो उसकी लागत अवाम नहीं पे करते सारिफ, तो ये अच्छा। मैं आपकी तरह दोस्त है मेरे और वो इकोनॉमिस्ट हैं, और हम एक और दोस्त के पास बैठे थे, उनके घर में उन्होंने इन्वर्टर लगाया हुआ था, बड़ा वो गर्म कमरा, ठंड थी जो पिछले दिनों, और वो पैसे वाले हैं, मुतमव्वल घर के हैं। तो वो कहने लगे जी आप देखें ये बातें जो आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी IMF क्या तो सही रही है, अब आपने इन्वर्टर लगाया हुआ पिछले 5 घंटे से, तो आप एंजॉय कर रहे हैं भी आप पैसे वाले हैं, तो अगर आप 50,000 बिल दे भी देंगे तो एक आप खसारे में तो नहीं जाएगा मुल्क। तो ये बात तो सही है। अच्छा, एक गरीब आदमी का क्या, अच्छा वो असल बात आए ना, असल बात ये है कि ये जो खसारा है जो मैंने आपको लागत का बताया है उसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं, गर्दिशी कर्जा भी इसमें आ रहा है, गर्दिशी कर्जा भी। मसलन ये लागत क्यों बढ़ रही है, पहली बात उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक वजह तो ये है बिजली चोरी, ये बढ़िया बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा। दूसरा, हुकूमत बहुत सारे इलाकों में बिजली फ्री देती है, जैसे फाटा फाना के इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, वहां पर बिजली जो है वो लोग वो कुंडा लगाते हैं और वो मेरे कजीज हैं बकायदा, ठीक है, कबायली इलाके में रहते हैं, वो मुझे फखरिया कहते हैं जी कि हम गर्मियों में 3-3 AC लगाते हैं और 24 घंटे हम बंद ही नहीं करते, चाहे बंदा अंदर हो या ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा वजह, उसने कही हमारी जरूरत ही नहीं किसी की बिल मांगे, कोई बिल मांगे या मीटर लगाए। तो मैंने उन्हें कहा यार तुम्हारा बिल तो मैं दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, मेरे जैसा मुस्किन लॉ अबाइडिंग बंदा। दूसरी वजह ये जो कुंडे लगा के बिजली चोरी एक, और दूसरा गवर्नमेंट जिनको लीगली फ्री बिजली सप्लाई करती है दूसरा। तीसरा, हमारे कुछ महकमे हैं उनका ज़ाहिर यहाँ पर जिक्र नहीं हो सकता, वो पैसे देते ही, वो पैसे देते नहीं, यानी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, वो भी खसारा, बजोरे आगे मैं लफ्ज नहीं बोलूंगा, ठीक है जी, वो भी खसारा जो है वो इस इन बिलों में आता है, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से। और चौथा फैक्टर है लाइन लॉसेस, कि बिजली की तरसील का निजाम अच्छा इतना फरसूदा है। लाइन लॉसेस क्या है कि ग्रिड से बिजली चली 10 यूनिट मिसाल है, लेकिन जब वो एंड यूजर तक पहुंचती है तो वो 1 यूनिट रह जाता है, वो 1 यूनिट रह जाता है। ये क्या है कि वो तरसील के दौरान और टेल एंड जब पहुंचती है तो वो जाया हो जाती है। इसको कहते हैं लाइन लॉसेस। ये इसकी वजह ये है कि हमारा निजाम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो फरसूदा है, जिसकी वजह से ये। वैसे मेरे दोस्त है वो MD पेप्को थे जी, वो मुझे कहते बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वो कहते थे कि पाकिस्तान में जो बिजली है वो इम्प्योर है। ये मैंने नया कंसेप्ट सुना है, बहरहाल इस पे भी कभी बात करेंगे। ये ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा जो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिकवरी कम है, तो जिसकी वजह से ये हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ गया। कॉस्ट सिर्फ जनरेशन की नहीं है, नहीं, लाइन लॉसेज, पिलफरेज, चोरी, गवर्नमेंट का सहूलियात देना कुछ इदारों को और उनको, ये सारे फैक्टर मिलके तो हुकूमत जो है एक जब इसको यानी सब्सिडी दे के पूरा करती है तो आवाम पे बोझ पड़ता है जो कि नाजायज है। अब दूसरी तरफ ये इशू है मैनेजमेंट का, मैंने जो आपको बताया, गर्दिशी कर्जा, बिजली की जायद कीमतें और यूनिट पर यूनिट ज्यादा होना, ये मिसमैनेजमेंट है।
सही बात। दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कॉस्ट कम है और वो वसूलियां ज्यादा कर रही है। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की जो वो कॉस्ट कम है, वो कॉस्ट कम है, उस पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वसूलियां कर रही है और बढ़ाई जा रही है ताकि अपने दूसरी जगह पर जो उनके अखराजात हो रहे हैं उनको पूरा करने के लिए। यह भी मिसमैनेजमेंट की एक ग्लेरिंग एग्जांपल है, बल्कि इनजस्टिस ही हो जाता है इनजस्टिस लोगों के साथ। फिर आप देखिए कि जो पाम ऑयल है वो कम कीमत पर आ रहा है। इस वक्त आपको पता है कि हाँ जी, वो 7,000 रिंगट से 4,000 रुपए रह गया और गवर्नमेंट वो उसको पास ऑन नहीं कर रही ताकि गवर्नमेंट जो है वो पैसे कमा के इस शोबे में तो वो दूसरी जगह पर अपनी नाअहलियां और नालायकियां जो हैं उनकी कीमत अदा कर सके। वो भी मिसमैनेजमेंट है। कम कीमत की चीज को महंगा बेचना ये भी मिसमैनेजमेंट है, और एक महंगी चीज को कम कीमत पर बेचकर सब्सिडी देना ये भी मिसमैनेजमेंट है। तो इस तरह की मियां साहब नालायकियां और नाअहलियां जो है और तवातर से जो हो रही है उसके नतीजे में हमारा जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो गया है और जो पिसवाम रहे हैं। तो IMF जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि आप अपने इम्बैलेंस यानी वो ये कहते हैं कि सिस्टम तो सही करें, सिस्टम ठीक करें। तो मैं ये समझता हूं कि IMF की जो ये तजवीज़ है ये नहीं गलत, ये गलत नहीं है। फिर आप देखिए बाकी उनकी शराइत में होगा तो वो उनकी जो हमें कहते हैं कि हम चीजें ठीक करें, गर्दिशी कर्जा कम करें और टैक्स को बढ़ाएं, ये बातें वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि वो कर्ज खा देने वाले हैं, लेंडर हैं। लेंडर हैं। तो लेंडर हमेशा थोड़ा बुरा ही लगता है और उसका कहना तकलीफ दे ही होता है। सही बात। तो बात यह है मियां साहब के हमारी जो नाअहलियां, नालायकियां, अयाशियां उस मकाम तक पहुंच चुकी हैं कि वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। अवाम के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी और उमरा के लिए भी। अब उन नाअहलियों, नालायकियों और मिसमैनेजमेंट के साथ मुझे ये रियासत चलती हुई नजर नहीं आ रही है। इनको IMF का रिफ्रेशर कोर्स ही करा दें लीडरान को। अच्छा, बात यह है कि वो बातें ऐसी नहीं है कि जो नजर ना आ रही हो और जो की ना जा सके, अंग्रेजी में अगर डूएबल है, लेकिन हम आंखें बंद करके हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिसी साज उसी डगर पर चलते जा रहे हैं। कर्ज की हम पीते थे मैं उसी पर हम जारी हैं। रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन। अब ये काबिले बर्दाश्त नहीं रहा। लेकिन अपनी फाका मस्ती तो उनकी ठीक है, कौम को क्यों फाका मस्त कर रहे हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि अब हम उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पर ये इस तरह की अय्याशियां अनअफोर्डेबल है, अनबेरेबल है। अभी हमें जो इमरान खान साहब एक अरसे से कह रहे हैं तब्दीली, वो खुद तो तब्दीली नहीं ला सके जी। अब मैं समझता हूं कि जेन्युइन एक डिजायर पैदा हो चुकी है तब्दीली की, और अगर तब्दीली अब ना लाई गई, इमरान खान साहब वाली तब्दीली नहीं, अच्छा जेन्युइन तब्दीली, वो तो तीली है, वो तो तीली थी, तब्दीली लगाते हैं। तो अब अगर तब्दीली हम ना लेकर आए, अब हमने अगर सूदी मैशत से छुटकारा हासिल ना किया तो हम डूब जाएंगे। ये रियासत वर्केबल नहीं रहेगी, यानी कि वायबल नहीं रहेगी। अच्छा, ये अब बड़े पांडे पुंडे भेज के इमरान खान साहब जो हैं तब्दीली वाली सरकार, वो सुन रहा है कि अब उनके यहाँ भी कोई तब्दीली आ रही है। लाहौर का वो जो इलाका जमान पार गया, मैं थोड़ा सा सुना सुख के दौरा होने वाला है कि वो जा रहे हैं बनी गाला। इसमें अब क्या कोई बनी गाला है क्या? वो एटम बम से महफूज को पनाह गए? मुझे तो नजर ये सियासी एटम बम जो है, मुझे ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने ये जान लिया है, ये कबूल कर लिया है कि वो जो अज़ाइम मूल नहीं पहना अच्छा, कि वो जो अज़ाइम लेकर बनी गाला से निकले थे, हुकूमत को झुकाने के लिए, हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए, फौरी इंतखाबात की डेट लेने के लिए, वो उसमें नाकाम हो चुके हैं और उन्होंने ये शायद कबूल कर लिया है। इसलिए अब वो अपने उसी हसार के अंदर जाना चाहते हैं, उसी 8 मुकाम पे जहां पर वो
रूहें, जिन्नात और वो जी, जी। जो उनके कब्जे में थी, जो वो इस्तकबाल वही करेंगे। इस्तेमाल वही करेगी, तो वो मेरे ख्याल में आप दोबारा उनके हिसार में लौट जाने, इनको वो चिमड़ती नहीं है चीजें। देखिए ऐसे होता है ना, पहले जिन यानी चिमड़े जैसे वो अमलियात के जरिए, पत्थरों के जरिए, अच्छा जिन्नों, परियों, भूतों, प्रीतों के जरिए जो वो उनकी मदद से वो जो फैसले किया करते थे, तो अब वो मेरे ख्याल में दोबारा वो उसी हिसार में जाने के लिए उन्होंने फैसला किया है। यानी उनके ज़हन में वहां जाके कामयाबियां मिलेंगी, कामयाबियां शायद उनको मिल जाएं। बहरहाल ये उनका अकीदा है, उनको उनका जो भी अकीदा उन्हें मुबारक हो, उन्हें मुबारक हो, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना कमेंट नहीं करना ठीक है। चाहते, लेकिन ये है कि वो उस जो अज़ाम लेकर वहां से निकले थे और ज़मान पार्क में वो बराजमान हुए थे, उनमें वो मुकम्मल तौर पे और बुरी तरीके से वो नाकाम हो चुके हैं और उन्हें एहसास हो गया है कि एना तिलंज तेल नहीं है। वैसे उन्होंने मीडिया को शुदाई बना दिया, शुदाई और शदाई। देखिए मैं ज़मान पार्क से जब भी गुजरता हूँ, क्योंकि मेरा दफ्तर ही बिल्कुल पास है, तो मेरा ख्याल है छोटी DSNG, बड़ी DSNG, कोई मेरा ख्याल किसी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपको मियां साहब सोशल मीडिया, बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि हमारे यहाँ चल्ला बनाया है उन्होंने, हमारे यहाँ आगे लाया सर। हमारे यहाँ कंटेंट का फुकदान है। हाँ, ये 24 आवर राउंड द क्लॉक स्क्रीन को चलाने का जो फीड करना होता है, हाँ, ये वो क्योंकि प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ बहुत सारे सही बात है, चैनल्स की, तो इसके लिए फिर वो इस तरह के चुटकुले वो तलाश करते रहते हैं और वो गली गली, नगर नगर, दर बदर फिरते हैं। ये तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में हम कह देंगे इमरान खान इसको सो रहे हैं, इसको नहा रहे हैं, कंटेंट तकरीबन यही चीजें आ कंटेंट जाएंगी क्योंकि आजकल। नहीं है, तो इसलिए ये हमारे मीडिया की भी दिवालियापन की एक अलामत है कि वो खबर निकालने के लिए, खबर ढूंढने के लिए इमरान खान के दर पर सजदा रेज रहते हैं, हालांकि इमरान खान साहब के पास अब कोई खबर नहीं है। और मीडिया के लोग जो है ना, हम क्योंकि सब मीडिया के लोग हैं, तो वो एक शरारत भी करते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो इंडिया के लिए खबरें देते थे, वो इंडिया यानी खबरें, ये नहीं मैं कुछ जसूसी करते थे, उनके बाकायदा बाज़ाब्ता। तो एक दिन जरदारी साहब अमेरिका जब गए, तो वहां के कौन से गवर्नर थे, उनकी वाइफ सारा पालन, वो बड़ी खूबसूरत थी, तो जरदारी साहब एक दिन रुक गए। उन्होंने मेरे सामने खबर बना के तो इंडियन टीवी को भेजी कि जरदारी साहब सारा पालन को मिलने के लिए रुक गए हैं। मैंने कहा यार भाई ये कहां से कहता, सर इसकी तरदीदी कोई नहीं होती ना, सारा पालन ने कर दिया कि कंटेंट एक्चुअली तो नहीं है, ये चीजें खबर नहीं है हमारे यहाँ ऐसे आम होती। तो फिर आप देख लेना, ये हमारे मीडिया की दिवालियापानी है ना, वही मैं कह रहा कि खबर नहीं है, मटेरियल नहीं है, इमरान खान ने चला बनाया हुआ है। तो ये बहरहाल अब इमरान खान साहब का मेरा ख्याल है एक नया फेज शुरू होने वाला है। अच्छा, वो क्या नाकामियां, 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ना, ठीक ठीक, खुद ही ये इसी दिवालियापन की अलामत है। 33 सिरों वाला जो सियासतदान है, बाबा है सियासत, तो वो उनका भी यानी अब एक तब्दीली की बात हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब चूंकि प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो नाज़रीन आपने ये बात सुनी अच्छे अंदाज में, कोशिश किया हमने कि लाइट वेन में भी इसको थोड़ा हल्का फुल्का भी रखा जाए, लेकिन बात कह दी जाए जो सच है। और जिस तरह अभी मुस्तफा साहब ने, कमाल पाशा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में गर्दशी कर्जों का, खसारे का, पूरा उसके पीछे जो मिसमैनेजमेंट का एक तूफान है उसका जिक्र किया, जो तवातर के साथ इस कौम की मईशत को ज़ुबू हाली का शिकार कर रहा है, हमें हमारा मईशत की कश्ती डबो रहा है। इसलिए इसमें यह होप तो है कि अगर मिसमैनेजमेंट के अंदर कोई बेहतरी आ जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। पोटेंशियल बड़ा है, रिसोर्सेज भी अल्लाह ताला ने बेशुमार दिए हैं। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा, और मैं भी इससे 100% मुतफिक हूँ, कि दुनिया का जो इस वक्त मालियाती निज़ाम है, जिसमें इर्तिकाज़ ज़र है, इर्तिकाज़ दौलत है, ये इसका जब तक खात्मा नहीं होगा तो इस्तिसाल भी नहीं खत्म होगा। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।